16 सितंबर 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की एश्योरिटी के बारे में। ओईसीडी ने वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में एक प्रोजेक्शन बताया है। जीएसटी कॉम्पनसेशन, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े, फिर चाइना से कितना एफडीआई मिला है भारत को, जीएसटी ऑन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, और लास्ट में लास्ट ईयर की एक्टिविटी और करंट एक्टिविटीज़ को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हम विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, इसकी प्री और मेंस दोनों में आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है, एंड्रॉयड फ़ोन में आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी आईक्यू का ऐप जो है उसको सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको हमारे ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। 21 सितंबर 2020 तक एक ऑफ़र भी चल रही है, ईएमआई ऑफ़र। सारी डिटेल्स एप्लीकेशन में है। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। सबसे पहली खबर है आरबीआई के साथ जुड़ी हुई। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने एक एश्योरिटी दी है। आप कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने ये एश्योरिटी दी है कि सेंट्रल बैंक विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू एंश्योर लिक्विडिटी इन द सिस्टम एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। कि पैसों का फ्लो जो है वो मेंटेन रहेगा। आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। ये आरबीआई मेक श्योर करेगा। और इसी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, वो सारे स्टेप्स उठाने के लिए आरबीआई तैयार है। फिक्की के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए ये बात शक्तिकांता दास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अभी अपने फुल पोटेंशियल या फिर पीक तक नहीं पहुंची है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं हमारे देश में, अर्बन एरियाज़ पर्टिकुलरली, जहाँ पर अलग अलग टाइम पर लोकल लॉकडाउन्स रखे गए थे। तो जैसे धीरे धीरे हम इकोनॉमी को अनलॉक करते जा रहे हैं, उतने ही इन्फेक्शंस सामने आ रहे हैं, यानी कि कोविड-19 के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल है जिसकी वजह से रिकवरी जो है वो उतनी फास्ट नहीं हो रही है। द गवर्नर ऑल्सो एश्योर्ड द इंडस्ट्री दैट आरबीआई इज केयरफुली मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग इकोनॉमिक सिनारियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इकोनॉमिक सिनारियो को मॉनिटर कर रही है, केयरफुली मॉनिटर कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से इसको देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, और बैटल रेडी भी हैं। जो भी स्टेप्स उठाने की आवश्यकता जब भी होगी, ये सारे स्टेप्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो तैयार है। ये एश्योरिटी जो है ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है, और ये आई एम श्योर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने में काफ़ी मदद करेगी। क्योंकि मार्केट जो है, इकोनॉमी जो है, वो सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। सेंटीमेंट भी बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है तो फिर भले ही सारी चीज़ें पॉजिटिव क्यों ना हो, आपको वो फील या फिर वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक इस प्रकार का स्टेटमेंट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर देते हैं तो इससे एक मार्केट में पॉजिटिविटी डेफिनेटली जनरेट होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक अगर आप देखें तो बैंक का, यानी कि जो आरबीआई है, उसका इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, शेयर्स ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज़, इन सारी चीज़ों में 5,615 करोड़ डॉलर, बेग पार्डन 5,615 करोड़ रुपीस जितना इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो, लेट्स से आरबीआई अगर बॉन्ड्स खरीदती हैं तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई बॉन्ड्स खरीद कर आपको उसके रिटर्न में पैसे देती है। तो आरबीआई इज़ इंजेक्टिंग मनी इन द मार्केट, या फिर ये जो कॉरपोरेट या फिर जो अलग अलग बिजनेसेस हैं उनको इस प्रकार से भी पैसे प्रोवाइड कर रही हैं। ओवरऑल मार्केट में आरबीआई जो है वो ये सारे कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा खरीद कर मार्केट में पैसे इंजेक्ट कर रही है, यू कैन से दैट।
मिस्टर दास स्पोक अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय सेंट्रल बैंक। उन्होंने ये बताया कि जो स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि लिक्विडिटी सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए या फिर स्मूथ फ्लो रहें, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को भी कट किया है। 4% रेपो रेट को कर दिया गया है। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइएगा। OECD यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि OECD का हेडक्वार्टर किस शहर और किस देश में है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जो एक सिनारियो था उससे थोड़ा कम ख़राब सिनारियो देखने को मिलेगा, तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर हम ओवरऑल कह सकते हैं। लेकिन सिचुएशन फिर भी बहुत ही वी कैन से अच्छी नहीं है। ओके 2020 की बात की जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जून में OECD ने ये फोरकास्ट किया था कि ग्लोबल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी बाय 6%, यानी कि -6% ग्रोथ तो नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा ये दिखाता है कि 2020 में 6% नहीं लेकिन -4.6% होगा। तो -6 से -4.5 इज़ गुड, लेकिन OECD ने यह बताया है कि डैमेज तो होने ही वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड इन रिसेंट हिस्ट्री, यानी कि जो रिसेंट इतिहास है उसका सबसे ख़तरनाक आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा एक डैमेज जो है वो कोविड-19 और उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रीवियसली एक्सपेक्ट किया था उससे डेफिनेटली कम है। एजेंसी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट लॉरेंस बून, उन्होंने ये बताया कि देयर इज़ नो वे टू शुगर कोट इट। इसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट मीन्स शुगर कोट, यानी कि इसके ऊपर आप थोड़ी बहुत मिठास ऐड कर दे, ऐसा नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। थोड़ा कम ख़राब है लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी ए गुड आउटकम, ऐसा उन्होंने क्लियरली अपने स्टेटमेंट्स में बताया है। इटली, इंडिया, साउथ अफ्रीका जो हैं ये सारी इकोनॉमीज़ में कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहले ये बताया जाता था कि यूके में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अब इटली, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं जिसमें यूके से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमी का। नेक्स्ट ईयर के बारे में OECD ने यह बताया है कि नेक्स्ट ईयर भी रिकवरी जो है वो ऑल ऑफ द सडन नहीं होगी, धीरे धीरे ही रिकवरी होगी। और जो सपोर्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है ये सपोर्ट नेक्स्ट ईयर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्री मैच्योर बजटरी टाइटनिंग, यानी कि गवर्नमेंट फिर ये सोच ले कि 2021 में सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो फिर उस टाइम पर पैसों का इंजेक्शन या फिर ये जो हम कहते हैं कि सपोर्ट जो है, स्टिमुलस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कम कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ईयर भी सपोर्ट देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। Consumer spending on durable goods, including cars, etc., has rebounded quite strongly, the OECD said. Cars और दूसरे जो ऐसे consumer durables हैं, not consumer durables लेकिन durable goods जो हैं, तो उसमें एक उछाल डेफिनेटली देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि सर्विसेज की बात करें तो थिएटर्स हैं, फिर बहुत सारे ऐसे कार्निवल्स हैं, ऐसे कुछ फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट किए जाते हैं जिसमें सोशल इंटरेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें डाउन हैं एंड इंटरनेशनल ट्रैवल भी काफ़ी कम है। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में ये बताया कि इतना नुकसान होगा 2021 में कि आप समझ लीजिए एंड ऑफ द 2021 नुकसान इतना होगा कि जो फ्रांस और जर्मनी है इनकी कंबाइंड इकोनॉमी जो है, एनुअल GDP जो है दोनों देशों की, ये इसका जितना टोटल होगा इतना ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा। GST कॉम्पनसेशन के बारे में बात करें तो अटॉर्नी जनरल ने एक अपना ओपिनियन दिया है और इस ओपिनियन के बारे में देश को और पार्लियामेंट को बताया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर साहब ने पार्लियामेंट में ये बताया है कि अटॉर्नी जनरल साहब का ओपिनियन ये है कि GST काउंसिल जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ सकती हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिट दी जाए कि वो मार्केट में से GST कॉम्पनसेशन के लिए जो भी शॉर्टफॉल हुआ है तो मार्केट में से वो पैसे खुद स्टेट्स बोरो कर लें। अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया है कि फाइनल कॉल जो है, ये डिसीजन जो है, ये ऑफकोर्स GST काउंसिल रेकमेंड कर सकती हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है इस टॉपिक को लेकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ेगा।
इसी के साथ अटॉर्नी जनरल ने ये भी बताया है कि जीएसटी काउंसिल जो है ये जो सेस हैं उसको 2022 से अगर ज़्यादा कंटिन्यू करना है तो इसके लिए भी रिकमेंडेशंस जो हैं वो जीएसटी काउंसिल दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक वोटिंग करना पड़ेगा, और ये जो वोटिंग है इसमें 3/4 जितने वोट्स मिलने चाहिए, 3/4 जितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा, तभी जाकर ये चीज़ जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी। तो ये 3/4 जो है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। 3/4 यानी कि 75% से ज़्यादा आपको वोट्स चाहिए। अगर लेट्स से हम समझने के लिए, अगर लेट्स से कोई बॉडी है जिसमें 100 लोग हैं, 100 मेंबर्स हैं, हर एक के पास एक वोट है, तो आपको 75 या फिर उससे ज़्यादा वोट्स अगर मिलेंगे तभी ये 3/4 होगा, इज़न्ट इट। तो इन द सेम वे जीएसटी काउंसिल जो है उसमें 3/4 मेजॉरिटी अगर मिलेगी तभी जाकर ये एक्सटेंड जो है वो किया जा सकता है, 2022 से ज़्यादा इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। एक्सपोर्ट्स श्रिंक, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का ये आंकड़ा सामने आया है कि भारत में एक्सपोर्ट्स जो हैं ये पिछले 6 महीनों से डिक्लाइन हुए हैं, और अगस्त में भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिली है। 12.66% से अगस्त में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, खास करके पेट्रोलियम, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, मैन मेड यार्न, ये सारी चीज़ों में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला है। गोल्ड इंपोर्ट्स में हमें एक राइज देखने को मिला है, और इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो अगस्त में 6.77 बिलियन पहुंच चुका है। इंडिया का टोटल इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं बाय 26%, और ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो ऑयल इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं बाय 41%। लास्ट मंथ का ये आंकड़ा है, अगस्त का, 41% डिक्लाइन, यानी कि लोग कम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो बैक टू नॉर्मल अभी नहीं हुई है, राइट। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 30 मेजर कमोडिटीज़ में से 16 ऐसी कमोडिटीज़ हैं, 50% से भी ज़्यादा ऐसी कमोडिटीज़ हैं जहां पर आपको डिक्लाइन देखने को मिला है लास्ट मंथ। और ये डिक्लाइन जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर, जिसमें लेदर इंडस्ट्री हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, तो इन सारे अलग अलग सेक्टर या फिर सारी इंडस्ट्रीज़ का जो एक ऑर्डर उनको मिलता है, इंटरनेशनल ऑर्डर, तो ये कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी डिमांड जो है इन सारे प्रोडक्ट्स की काफ़ी कम है। दूसरे देशों की इकोनॉमी और उनके लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली एज वेल एज इकोनॉमिकली। अप्रैल से लेकर अगस्त का जो पीरियड है उसमें एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए बाय 26.65%। ये सारे आंकड़े आपको याद नहीं रखने हैं, राइट, ये सिर्फ आपको समझने हैं। इसलिए मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर इंपोर्ट डिक्लाइन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है, राइट। इंपोर्ट डिक्लाइन होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि किन चीज़ों का इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। देखिए, नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड, ये दोनों चीज़ों को, ये ऑयल और गोल्ड को छोड़कर बाकी की जो चीज़ें हैं, अगर उनके इंपोर्ट्स में ड्रॉप होता है तो ये डोमेस्टिक डिमांड हमारे देश की कम हो रही है, इसका इंडिकेटर होता है। डोमेस्टिक डिमांड कम का मतलब है कि लोग पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाते हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए रॉ मटेरियल होता है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ ना कुछ कंपोनेंट के तौर पर, असेंबली करते हैं और फिर देश में या फिर दूसरे देशों में बेचते हैं। तो इंपोर्ट्स अगर कम हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो चेन है वो थोड़ी डाउन चल रही है, राइट। हेल्थी रिकवरी के बारे में ये बताया है कि थोड़े बहुत हिकअप्स, हमें अप्स एंड डाउन्स जो देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि नॉर्मल होने से पहले ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी नॉर्मल इन द सेंस कि इकोनॉमी नॉर्मल हो जाए उससे पहले इस प्रकार के हिकअप्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे हिकअप्स जो हैं वो हैं, लेकिन इससे धीरे धीरे हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। और गोल्ड जो है उसका इंपोर्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में दिवाली और मैरिज सीज़न भी अब बहुत दूर नहीं है, तो इसकी वजह से गोल्ड इंपोर्ट इंक्रीज़ हो सकता है। एफडीआई के बारे में अनुराग ठाकुर साहब ने पार्लियामेंट में, अभी कुछ खबरें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में जो आंसर्स दिए हैं फाइनेंस, जूनियर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने, तो ये इकोनॉमी और फाइनेंस के साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो अनुराग ठाकुर साहब ने ये बताया है कि पिछले 4 सालों की बात करें, अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2020 तक, तो ये 4 फाइनेंशियल ईयर में चाइना से एफडीआई का जो आंकड़ा है वो है, चाइना से जो एफडीआई भारत में आया है दैट इज़ $1.02 बिलियन, राइट।
और सेक्टर वाइज अगर इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में $172 मिलियन ऑटोमोबाइल में आए हैं। बुक प्रिंटिंग इंडस्ट्री में $151 मिलियन और इलेक्ट्रॉनिक्स में $144 मिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ है फ्रॉम चाइना। इन 4 सालों की बात है। जीएसटी ऑन हेल्थ केयर, तो ऐसी एक बात बताई गई, पूछा गया था प्रश्न कि क्या जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाई जाती है जिसका इस्तेमाल कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, तो क्या इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी का रेट कम किया जाएगा? तो इसका रिप्लाई देते हुए ठाकुर साहब ने ये बताया है कि ऐसा कोई भी टॉपिक अभी फ़िलहाल कंसिड्रेशन में नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत सरकार इसको तय नहीं करती है, रेट्स को जीएसटी काउंसिल तय करती है और फिलहाल जीएसटी काउंसिल के पास ऐसा कोई भी प्रपोजल या फिर रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रोइंग कन्वर्जेंस विद लास्ट ईयर्स एक्टिविटी लेवल्स, लास्ट ईयर जो चीज़ें एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि लास्ट ईयर जो 8 कोर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस था, ई वे बिल्स, खारिफ सोइंग, पावर कंजम्पशन, रेलवे फ्रेट, कार्गो ट्रैफिक, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, ये सारे आंकड़ों को देखा जाए तो धीरे धीरे लास्ट ईयर के आंकड़े, जुलाई और अगस्त के आंकड़ों को आप लास्ट ईयर के आंकड़ों के साथ कंपेयर करें तो धीरे धीरे कन्वर्जेंस, यानी कि धीरे धीरे ये ग्राफ जो है, लेट्स से कि लास्ट ईयर जो है वो यहाँ तक था फॉर एग्जांपल, राइट, तो इस साल जो है वो धीरे धीरे ये हम वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन, दैट्स नॉट दैट बैड। और नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स एक इंडेक्स है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, तो इसने ये बताया है कि 81.6 तक हम पहुंच गए हैं कंपेयर टू, तो कुछ 20 पॉइंट्स का अभी फासला हमें तय करना है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठाकुर said the impact of the pandemic on the economy resulted in 23.9% contraction। आपको पता है कैसे हमारी जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जीडीपी जो है वो -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड भी ड्रॉप है बाय 26.7%। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी 47.1% से नीचे हैं, तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। और ब्राइट साइड के बारे में बात करें, ब्राइट स्पॉट की बात करें तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो पॉजिटिव में हमें देखने को मिला है। बाकी ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये सारे जो हैं वो नेगेटिव या फिर रेड जोन में हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।